हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग इतना बड़ा फ़ंड बना सकते हैं। सबसे पहला डाउट हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या हम लोग 1000, 2000 या 3000 की एसआईपी से इतना बड़ा फ़ंड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। दूसरा ये है कि फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे तो आपके कई सारे डाउट इस वीडियो के अंदर आने वाले हैं जो हम लोग एट द एंड में एड्रेस करेंगे। जैसे कि क्या गारंटी रहेगी सर कि इतना रिटर्न हमको मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं हमेशा इन्वेस्टमेंट की, अगर हमारा रिटर्न नेगेटिव चला गया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। उसके बाद हमको ये देखने को मिलता है कि सर हम लोगों को कल का नहीं पता है और आप बात करते हैं कि 20 से 25 साल में हम लोग इतना बड़ा फंड बना लेंगे। तो हम लोग को जब कल की नहीं पता है तो 20 से 25 साल की प्लानिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और क्या उसके अंदर हमको एक श्योरिटी मिलेगी कि हमारा इतना बड़ा फंड, इतना रिटर्न हम लोग को यहाँ पर मिल सकता है। तो इस तरीके के कई सारे डाउट है उसके अंदर, तो हम लोग उसको भी यहाँ पर कंप्लीटली एड्रेस करेंगे। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो लोग भी एसआईपी के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग उसका बिहेवियर को भी समझने वाले हैं कि एसआईपी आपने स्टार्ट कर दी तो क्या यहाँ पर हर आदमी जिसने 3000, 5000 के एसआईपी स्टार्ट की, क्या वो कल को 2 करोड़ 5 करोड़ का फंड बना सकता है कि नहीं बना सकता है। वो फेजेस क्या होंगे मार्केट के, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि कैसे आप यहाँ पर बड़ा फंड बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हर आदमी जो यहाँ पर फंड इन्वेस्टमेंट करता है उसका यहाँ पर अमाउंट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला डाउट मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी सैलरी मिनिमम 10-12 हज़ार के आसपास भी आती है और उसमें से अगर आप 3000, 2500, 4000 का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एवरेज हम लोग बात करें कि 3000 का इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं, तब भी आप यहाँ पर जो हम लोग अमाउंट की बात कर रहे हैं 5 करोड़ 4 करोड़ इतना फंड आप बना सकते हैं 25 से 30 साल के पीरियड में। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको यहाँ पर डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया, बीच में मेरे को फंड की ज़रूरत पड़ गई यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों के पास पेशेंस नहीं है इतना, हम लोग नहीं बैठते हैं कि यार हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब हम लोग उसको रोज़ देखते हैं कि आज कितना बढ़ा, एक हफ्ते बाद देखते हैं आज कितना बढ़ा। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमको दूर रहना है, हमको डिसिप्लिन रहना है, हमको काफ़ी पैशन रखना है और इंतज़ार करना है हम लोग को समय का। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर प्लानिंग अगर आप उसके तहत चलेंगे तो ये फ़ंड, क्या इससे अच्छा फ़ंड यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो सोचिए कि हम लोगों ने तो मात्र बात की 2500 से 3000 की फ़ंड के आसपास की। अब जिन लोगों की सैलरी, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ होगी या 50,000 से अबव होगी, तो ऐसे में आप सोचिए कि कितना बड़ा फंड आप बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है कि हम लोग साइड में कोई बिजनेस रन कर दें, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फंड बनाने की इच्छा होती है कि हमारे अकाउंट में भी करोड़ों रुपये कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक ऐसा ऑप्शन निकल के आता है जिससे हमको काफ़ी बड़े फंड बनाने का यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल, कुछ कैलकुलेशन को देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये एसआईपी कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करें सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर, आपको ढेर सारे एसआईपी कैलकुलेटर मिल जाएगा। ये सबसे ऊपर ओपन हो गया था तो मैंने इसको ओपन यहाँ पर कर लिया है। बेसिकली हमको सिर्फ यहाँ पर जो है वो एसआईपी का अमाउंट कैलकुलेट करना है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग 3000 रुपीज़ पर मंथ सेव करते हैं और ऐसा अगर हम लोग 30 ईयर्स तक करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कई सारी ऐसी स्कीम्स है जो पिछले 30 साल में 20%, 22% से ऊपर का रिटर्न देते आ रही है, प्रोवाइडेड कि वो आपको स्कीम का नाम उसका पता हो और रेगुलर हम लोगों ने प्लान में स्विच किया हो। तो हम लोग अभी मान के चलते हैं कि 20% का अगर हमको रिटर्न पर ईयर मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि 20% का रिटर्न हर साल मिले। 3 साल में 0 रिटर्न मिलेगा और चौथे ईयर में अगर 80% का रिटर्न मिलेगा तब भी वो 20% 4 ईयर का रिटर्न CAGR कहलाएगा। तो आपके दिमाग में से डाउट पहले क्लियर कर लीजिए कि 20% का ज़रूरी नहीं कि रिटर्न आपको हर साल मिले। जिस रिटर्न की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, कई साल ऐसे आएंगे जहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे, ये हमको नहीं देखना है। तो अभी हम लोग करते हैं इस पर कैलकुलेट। तो यहाँ पर आपको निकल के आएगा, सबसे पहले आप जो अमाउंट आपको जो मिलेगा वो लगभग मिल रहा है 7 करोड़ के आसपास, अगर आप 30 ईयर्स तक एसआईपी कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ जो 30 ईयर्स के अंदर, वो लगभग यहाँ पर हुआ है 10,80,000 के आसपास, लगभग 11 लाख के आसपास। तो जो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिला वो कितना मिला है, 6 करोड़ 90 लाख के आसपास। तो देखिए, ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप समझे, जो कि आइंस्टीन ने बोला है कि एक 8th वंडर है। तो इसकी कैलकुलेशन को हमको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हमको 20% का रिटर्न चाहिए तो हमको 100% सारा फंड इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि डेट या बैलेंस फंड के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपको 20% पर एनम का रिटर्न यहाँ पर देते जाएं। तो यहाँ पर
जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो डेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में भी करते हैं, बैलेंस फंड होते हैं। तो यहाँ पर हमको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो प्योर इक्विटी के अंदर करना है, तो हमको ऐसे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अभी हमको ये समझना ज़रूरी है कि क्या ये जो मेरा फंड है, अभी आप यहाँ पर कैलकुलेशन को समझना कि 5 ईयर में अगर मैं करता जाता, अगर मैं 5 साल में इस फंड को यहाँ पर ब्रेक कर देता, उसके बाद SIP नहीं करता, तो मेरे को 3.1 लाख ही मिलने थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, इतना मुझे फंड मिल जाता। अगर मैं उसको 10 साल रन करता तो मुझे 11 लाख रुपए मिलने थे। यहाँ पर अगर मैं उसको 15 साल तक रन करता तो मुझे यहाँ पर 34 लाख रुपए मिल रहे हैं। यानी कि अभी हम जिस फंड की बात कर रहे हैं 7 करोड़, 15 साल तक मुझे सिर्फ 34 लाख रुपए का ही बेनिफिट हो रहा है। तो अभी हम क्या सोचते हैं, हमारी कैलकुलेशन क्या होती है कि मुझे 2 साल में अगर इतने फंड मिलना है तो मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ, पर मंथ इतना मिलना चाहिए, इतना बढ़ना चाहिए। बट ये आपके हिसाब से यहाँ पर नहीं इंक्रीज़ होगा कि आपने सोचा कि 15 साल हो गए, इतना फंड हो जाना चाहिए, वो इस तरीके से नहीं काम करता है। अभी आप देखिए कि आपको 20 साल में भी यहाँ पर 1 करोड़ से कम का रिटर्न है। तो जो मेन रिटर्न मिलना है अपने को वो इस 20 साल से लेकर इस 30 साल के बीच में मिलना है, जो असली रिटर्न का साल है। और उसमें से भी जो मेन जिसमें रिटर्न हमको मिलना है वो 25 साल से लेकर 30 साल के बीच का समय है। यानी कि हमको 25 ईयर से लेकर 30 ईयर तक के बीच में ही रिटर्न मिल रहा है मैक्सिमम। बट हम लोग क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं कि हमको लगता है कि नहीं, अगर मुझे 30 साल में इतना रिटर्न मिलना है तो मेरे को 5 साल में इतना मिलना चाहिए, तभी मैं समझूं कि इतना रिटर्न मिलेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना ज़रूरी है कि अगर आपका 25 ईयर तक इतना फंड यहाँ पर हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि 30 ईयर अगर आप 5 साल में देखें तो उस फंड को और टाइम मिलता है कि वो फंड आपका ग्रो हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात आती है कि क्या हर आदमी 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता है। किसी के पास 20 साल का समय है, 20 साल के लिए करें, जिसके सामने 15 साल का समय है, 15 साल के लिए करें। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जिसके पास अगर समय है 25 ईयर से 30 ईयर का, जिन लोगों को अभी अभी समझ में आया कि हमको सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो बिल्कुल सही समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का SIP के थ्रू। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करो, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी आप इसमें यहाँ पर इसको वेबसाइट को ओपन कर लेना और डिफरेंट कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करके देखना, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप प्रॉपर यहाँ पर प्लानिंग कर सकेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक चीज़ जो सब गलती करते हैं इसके अंदर SIP के अंदर, वो ये करते हैं कि यहाँ पर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसको 3 महीने में, 1 साल में उसको वॉच करते रहते हैं, उसके रिटर्न्स को देखते रहते हैं आप कि यार मुझे इतना रिटर्न नहीं मिला है, मैंने तो SIP की थी, मुझे 2 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला है। अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग की है तो मेरी एक एडवाइस ये रहेगी आपको कि आप उस फंड को छोड़ दो, आप उस फंड को देखो ही मत। जैसे कि डॉक्टर अगर हमारा ऑपरेशन कर रहा है तो हमको नहीं समझे कि किस तरीके से वो ऑपरेशन करता है, क्या क्या होता है। अगर पेट का ऑपरेशन चल रहा है तो डॉक्टर आपको पहले बेहोश कर देता है, आपको नहीं पता चलता है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि आपको उसकी समझ नहीं है। तो उतने पीरियड में आप बेहोश रहते हो, बट आपको मालूम पड़ता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, उसके बाद आप देखते हो कि सब कुछ ओके है। बट इमेजिन करो उसी चीज़ को कि अगर आप वहाँ पर डॉक्टर आपको बोले कि आप लाइव देखते जाओ, तो आपके मन में काफ़ी डाउट आ जाएंगे, ये क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, इस तरीके से हमारे पास काफ़ी डाउट आ जाएंगे। बट एट द एंड उन डाउट का कोई सेंस नहीं है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि मार्केट काम कैसे करती है, मार्केट चलती कैसे है, तो आप उसको अवॉइड करो। या तो फिर आप उसको समझो कि मार्केट कैसे काम करती है, तभी आप उसको समझ पाओगे, या तो आप डॉक्टरी समझो तभी आप ऑपरेशन देख पाओगे। तो इसी तरीके से अगर आप मार्केट को समझोगे तभी आप उस मार्केट को ट्रैक करो। जब आपको मार्केट की समझ नहीं है फिर आप उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हो तो आपके डाउट इतने पहले से ऑलरेडी, उसके बाद आपको कन्फ्यूजन होता है, फिर आप सोचते हो कि मैं तो दूर रहता हूँ, RD मेरे लिए बेटर है। आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखो कि 20-25 सालों में किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। अब बात आती है गारंटी की कि क्या गारंटी कि मेरा इतना फंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखिए कि अपने भरोसा का लेवल कितना होता है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे ये नहीं पूछते हैं कि आपकी डिग्री पहले मेरे को बताओ या आपने कितने ऑपरेशन सक्सेसफुल किए हुए वो मुझे बताओ। हम एक ट्रस्ट के साथ जाते हैं। तो वो ट्रस्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है कि ये इतना नामी डॉक्टर है या इसने इतने यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर है। तो उसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट देखिए। म्यूचुअल फंड में कौन सी AMC में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कौन सी स्कीम फिर आप ले रहे हो, तो आपको ये डिफरेंट चीज़ें देखने वाली चीज़ें। आप मार्केट के अंदर इन्वॉल्व अगर होना चाहते हो तो आप मार्केट को समझें, नहीं तो दूर से आप इन्वेस्टमेंट करते रहें, मार्केट अपना काम यहाँ पर करती रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग अब मार्केट के बिहेवियर को समझने वाले हैं। आप एक लॉन्ग टर्म चार्ट को उठा के देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड का एक लॉन्ग टर्म चार्ट आप खोलिए, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मार्केट बीच में ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर थोड़ा सा मार्केट फिर से ऊपर जाती है, फिर करेक्ट होती है। यहाँ पर जो मार्केट की चाल है वो 45 डिग्री पर स्ट्रेट नहीं चल सकती कभी भी।
यहाँ पर मार्केट चलती है कैसे, मार्केट ऊपर जाती है 15-20%, फिर नीचे आती है, फिर 25% 30% ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पर चलती है, ऊपर जाना नीचे आना, वॉलेटाइल होना, ये मार्केट की नेचर है। ये मार्केट इसके बिना हो ही नहीं सकती है, इसको हमको समझने वाली ज़रूरत है। आपका फंड अगर 15 लाख रुपए हो चुका है और अगर मार्केट में करेक्शन या कंसोलिडेशन आता है तो वापस से फंड जो है वो 9 लाख रुपए 8 लाख रुपए दिखा रहा है, तो ऐसे में हमको लगता है कि 15 लाख मैंने क्यों बुक नहीं करे। तो यहाँ पर मार्केट की नेचर ही ऐसी है कि मार्केट इस तरीके से ही चलेगी। जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया है तो उसको छोड़ दो, उसको देखो मत, डिसिप्लिन रखो कि मुझे पर मंथ 3000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है, मैं 30 ईयर के बाद उस फंड को यहाँ पर देखने वाला हूँ, मुझे इतना स्कीम यहाँ पर मैंने उसको फिल्टर आउट किया था या मैंने सर्च की थी, स्कीम के बारे में काफ़ी पढ़ा है। मार्केट के छोटे मोटे कंसोलिडेशन से हमको नहीं देखना है, इसको हमको नॉइज समझ के अवॉइड करना है और आगे हम लोगों को फोकस करना है फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। आप जितने लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखेंगे म्यूचुअल फंड्स के, आपको लॉन्ग टर्म चार्ट यानी कि म्यूचुअल फंड को ऊपर ही जाना है, नीचे जाना ही नहीं म्यूचुअल फंड को। छोटी मोटी नॉइज देख के अगर आप उसे बाहर निकलते हैं या फिर आप सोचते हैं कि मुझे तो रिटर्न नहीं मिला 1-1.5 साल में, मैं स्कीम से बाहर निकल जाऊँ, तो आप म्यूचुअल फंड को पहले समझो कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, एनएवी किस तरीके से काम करती है, क्यों एनएवी ऊपर